अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अपनी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को, जो कि मिस्टर रदरफोर्ड ने की थी। जब इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई कैसे और मिस्टर रदरफोर्ड ने इस डिस्कवरी की वजह से अपना एटॉमिक मॉडल भी प्रपोज किया। तो कैसे किया? तो मिस्टर रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली, यानी कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स इमिट आउट हो, और उसे स्टोर कर दिया लेड ब्लॉक में, जो कि एक शील्ड का काम करता है। क्योंकि हमें पता है कि लेड एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव रेजिस्टेंट है। यहां से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हुए। ये भी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट है, पर जिस चीज पे हो रही है वो है एक थिन गोल्ड फॉइल, जो कि आपको दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये थिन गोल्ड फॉइल से जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड होंगे तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, यानी टकराएंगे। तो देखा यह गया मेजॉरिटी ऑफ द स्पॉट्स हमें स्क्रीन के फ्रंट साइड पे मिले, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हिट ओवर हेयर और पास्ड आउट स्ट्रेट। कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए कुछ छोटे मोटे एंगल्स पे, जैसे आपको ये एक पार्टिकल दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस डायग्राम को और गौर से देखेंगे तो कुछ पार्टिकल्स रिट्रेस हो जाएंगे, वेरी फ्यू, जहां से वो इमर्ज हो रहे हैं। इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड की फ्लोरेसेंस शीट भी रखी गई। ये कुछ और पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन है छोटे एंगल्स पे। तो इसका मतलब मिस्टर रदरफोर्ड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड की। आइए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, most of the particles, most of the alpha particles passed out straight and produced illumination, यानी ग्लो, on zinc sulfide screen. दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास, few of the alpha particles deflected at small or larger angles. जैसा आपको नजर आ रहा है, ये थोड़े स्मॉल एंगल्स हैं और ये लार्जर एंगल्स हैं। और पॉइंट नंबर 3, very few of the alpha particles retraced their path. इसकी क्वांटिटी है 1 out of 8000।
हर 8000 में से कोई एक पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा था, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, रिकॉइल बैक हो रहा था। तो ये तो 3 ऑब्जर्वेशंस थी मिस्टर रदरफोर्ड की डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड। यानी अभी उन्होंने बताया नहीं था कि एटम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट पाया जाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। अभी ये सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि अल्फा पार्टिकल के साथ जब उन्होंने स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल पे तो हुआ क्या क्या। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे पास आउट हो गए अल्फा पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स कुछ छोटे और बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए, रिट्रेस बैक हो गए, जिसको हम इस 2 डायमेंशनल डायग्राम एक अपर व्यू से भी समझ सकते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स सीधे पास आउट हो रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं स्मॉल और लार्ज, जैसे पार्टिकल नंबर 2 एंड पार्टिकल नंबर 4 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही कम पार्टिकल्स बाउंस बैक हो रहे हैं। तो ये तो थी एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। पर आइए देखते हैं कि मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया इन ऑब्जर्वेशन से एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो अब हम समझने वाले हैं कंक्लूजन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 जो था कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड आउट स्ट्रेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पॉइंट नंबर 1 का रेफरेंस दे रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स अंडरस्टूड है वो सीधे पास आउट हो गए थे। उसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि एटम हैव मैनी वेकेंट स्पेसेस, मतलब एटम में कई खाली जगहें मौजूद हैं, एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें बता रहा है फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स या सम ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, मैं पार्ट नंबर 1 में लिख देता हूं अनडिफ्लेक्टेड, तो आपको समझने में और आसानी होगी, और पार्ट नंबर 2 में लिख देता हूं डिफ्लेक्टेड। ठीक है जनाब। देयर डिफ्लेक्शन show that atom must have the same charge as that of positive alpha particles, मतलब एटम के अंदर भी कहीं ना कहीं सेम चार्ज मौजूद है जो अल्फा पार्टिकल्स में है। इसका मतलब एटम पे कोई चार्ज है जो पॉजिटिव है। तो इन दोनों पॉइंट्स ने हमें ये बातें बताई। तीसरा पॉइंट भी बहुत अहम है, फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स, वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स बाउंस बैक और रिकॉइल्ड बैक और रिट्रेस्ड देयर पाथ। वेरी फ्यू ऑफ द पार्टिकल्स रिट्रेस्ड देयर पाथ। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि एटम हैव मैसिव सेंट्रिक पार्ट, यानी एटम के बीचों बीच कोई बहुत ज्यादा मास वाली एंटिटी मौजूद है। तो आइए जरा रिकॉल भी कर लेते हैं तमाम कंक्लूजन्स को। अगर कोई आपसे पूछे कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सप्लेन किया, तो आप कहेंगे पहले तो ऑब्जर्वेशंस की, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स स्ट्रेट पास आउट हो गए थिन फॉइल से, जो कि गोल्ड का था। और उससे हमें कंक्लूजन क्या मिला? उससे कंक्लूजन हमें ये मिला कि एटम के अंदर ज़्यादातर खाली जगहें मौजूद हैं, जो कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में था कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। इस बात का मतलब
कि जो आने वाले पार्टिकल्स हैं उन पे भी वही चार्ज मौजूद है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव जो कि एटम में मौजूद है, पॉजिटिव सेंट्रल पार्ट। और कोई चीज़ बाउंस बैक क्यों होगी? डेफिनेटली अगर वो अपनी अपनी से ज़्यादा हैवियर चीज़ से स्ट्राइक करेगी तो वो बाउंस बैक होगी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। जब अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सेंटर में टकराए एटम के तो वो रिट्रेस हो गए, यानी वापस उसी लाइन में चले गए। तो इसका मतलब जो भी एंटिटी एटम में मौजूद है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो हाईली मैसिव है और वो एटम के बीचों बीच मौजूद है। तो फिर इससे रिलेटेड मिस्टर रदरफोर्ड ने हमें अपने पॉस्टुलेट्स बताए। आइए देखते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पॉस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो उन्होंने कंक्लूड किया गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड, पॉइंट नंबर 1 और पोस्टुलेट नंबर 1, an atom contains two parts. और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड, जो हमारे पास न्यूक्लियर पार्ट है वो तो है न्यूक्लियस, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है वो क्या है? आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in that extra nuclear part. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताता चलूँ, वो ये कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि शेल्स का कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में मिस्टर रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। ऐसा नहीं है। जब कभी मिस्टर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात की जाएगी तो आप सिर्फ दो ही बातें कहेंगे कि मिस्टर रदरफोर्ड ने मेजरली दो कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए, एक न्यूक्लियस का, दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का, जो कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग का रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और मिस्टर रदरफोर्ड ने इसी के साथ ये बात रिपीट भी की। और पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। इट मीन्स इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है जब भी एटम न्यूट्रल है। इसके साथ साथ मिस्टर रदरफोर्ड ने हमें बताया कि द ओवरऑल मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। जो बात हमें अभी भी पता है कि अगर हम किसी एटम का मास फाइंड आउट करते हैं तो हम उसके न्यूक्लियस के मास को ही कंसिडर करते हैं, ख्वाह वो एवरेज एटॉमिक मास हो या रिलेटिव एटॉमिक मास हो, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो इसका मतलब ये तो थे मेन पॉस्टुलेट्स मिस्टर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। पर अगर कुछ डिफेक्ट्स की बात की जाए या ड्रॉबैक्स की बात की जाए कि जो पॉइंट्स हमें रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में नहीं बता पाए थे, वो क्या है? आइए देखते हैं। डिफेक्ट्स related to the stability of an atom.
According to Mr. Rutherford, Ernest Rutherford, electrons present in an atom revolve continuously around the nucleus. यानी एटम के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूमते रहते हैं. So as a result of which there comes a point when they ultimately fall into the nucleus. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए, कोई भी चीज जो लगातार वर्क डन करती है ना, एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो लगातार वर्क डन करते करते थक जाती है, यानी लॉस ऑफ एनर्जी करती है. तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड जो पहला डिफेक्ट इनके पोस्टुलेट्स में कंसिडर किया गया वो ये कि मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लगातार रिवॉल्व करते हैं और कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं. इसका मतलब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं. और जो चीज़ भी कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज करेगी, एक मकाम ऐसा आएगा कि वो काम करना छोड़ देगी. यानी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं वो अपनी मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस स्टॉप कर देंगे. और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में अट्रैक्ट होते होते गिर जाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता. इसका आंसर भी हम आपको देंगे, लेकिन मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मिस्टर रदरफोर्ड वो फॉलो कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स, जबकि एटम के स्ट्रक्चर पे क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती. इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स revolve continuously around the nucleus, so they should give continuous spectrum. But in reality, line spectrum is observed. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं तो वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो भी कंटिन्यूस होगी. उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, ये एक नई टर्म है आप सबके लिए, स्पेक्ट्रम. लाइट की डिस्पर्जन को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेकआउट हो जाती है. जैसे कि वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास आउट होती है तो वो विप ग्योर बनाती है, यानी सतरंगी बनाती है, जिसे रेनबो भी कहते हैं आप लोग, या इंद्रधनुष भी कहते हैं. खैर, हमारे पास अगर कोई चीज़ कंटिन्यूस मूव हो रही है तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन. पर हकीकत में ऐसा नहीं होता. हमें मिलता है हर एटम से लाइन स्पेक्ट्रम. तो इन दोनों ऑब्जेक्शंस के सवालातों के जवाबात हमें मिस्टर नील बोहर देंगे अपने एटॉमिक मॉडल में, जो कि डिफेक्ट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं मिस्टर रदरफोर्ड के. मुझे उम्मीद है रदरफोर्ड की ये ऑब्जर्वेशंस एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, न्यूक्लियस की डिस्कवरी से रिलेटेड और उनकी कंक्लूजन्स और साथ साथ इनके पोस्टुलेट्स आपको बहुत आसानी से समझ आए होंगे. और ये जो 2 पॉइंट्स रेज किए गए हैं अगेंस्ट मिस्टर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, इसके जवाबात भी हम समझेंगे. जब तक के लिए
कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।